तुम बस जापानीज सीखने के लिए एक जापानीज ऐप डाउनलोड करना चाहते थे, लेकिन अचानक तुम्हारे फोन में अजीब अजीब ऐप्स दिखाई देने लगे। फूड डिलीवरी ऐप से तुम लॉली डिलीवरी मंगा सकते थे। रेंट अ मॉम ऐप तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड्स मॉम को इंडेफिनिटली रेंट करने की सुविधा देता था और पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तुम ही एकमात्र यूजर थे। उसी समय तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन रेंट अ मॉम ऐप। ये रेंट अ मॉम आखिर है क्या? भला कौन अपनी मॉम को रेंट पर देगा? तुमने नफरत भरे लहजे में बड़बड़ाया, फिर भी जाने अनजाने तुमने ऐप खोल लिया। एनीवे, वेलकम बैक टू रेंट अ मॉम ऐप। मॉम नंबर 0 एक आइस कोल्ड ब्यूटी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सुपर मॉडल फिगर, सीक्रेट रॉक म्यूजिक लवर, डिसोबीडियंट किड्स को संभालने में एक्सपर्ट। मॉम नंबर T02 गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप, योगा इंस्ट्रक्टर, स्लिम फिगर, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, सीनियर मस्यूज सर्टिफिकेशन, दीज हैंड्स कैन लल नॉटी यू टू पीसफुल स्लीप। मॉम नंबर 0488 डोमिनेटिंग टाइप, मॉम नंबर 0664 ऑफिस लेडी टाइप। तुम्हारी उंगली लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करती रही और एक के बाद एक प्रोफाइल कार्ड सामने आते गए। हर प्रोफाइल में हाई डेफिनेशन नो मेकअप फोटो, बॉडी मेजरमेंट्स और डिटेल्ड स्किल रेटिंग्स तक मौजूद थी। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। ये सब कुछ हद से ज्यादा अब्सर्ड था, फिर भी तुम्हारे अंदर इसे आजमाने की इच्छा होने लगी। अगर तुम सच में ऑर्डर प्लेस कर दो तो क्या वो सच में आ जाएंगी? जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचते गए उतना ही एक्साइटेड होते गए, लेकिन तभी तुम्हारी नजर पड़ी कि ऐप में रिचार्ज ऑप्शन ही नहीं था। थोड़ी देर समझने के बाद तुम्हें पता चला कि ये ऐप पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, यानी ऐप के पॉइंट्स से ही परचेसेस की जा सकती थी। आखिर तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स थे ये देखने के लिए तुमने अपना प्रोफाइल पेज खोला। पता चला कि पूरे प्लेटफॉर्म पर पहले और इकलौते यूजर होने की वजह से तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिले हुए थे। तुम तुरंत वापस प्रोडक्ट पेज पर लौट आए। एक बार फिर हर तरह की खूबसूरत मॉम्स तुम्हारे सामने दिखाई देने लगी। तो एक मॉम को 1 घंटे के लिए रेंट करने में कितने पॉइंट्स लगते थे? 100 पॉइंट्स, सिर्फ 100 पॉइंट्स। तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मतलब सिर्फ 100 पॉइंट्स में किसी भी मॉम को 1 घंटे के लिए रेंट किया जाता था और तुम्हारे पास मौजूद 10,000 पॉइंट्स किसी भी मॉम को पूरे 100 घंटे तक रेंट करने के लिए काफी थे। फिर तुमने दोबारा यूजर टर्म्स खोले और ध्यान से पढ़ना शुरू किया कि सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होंगी। कस्टमर की कोई भी रिक्वेस्ट जब तक वह सर्विस प्रोवाइडर की स्किल सेट के अंदर आती है, सर्विस शुरू होने के बाद उसे मना नहीं किया जा सकता और सर्विस को बीच में बंद भी नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा तुम टर्म्स पढ़ते गए उतने ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते गए। तुम्हारे दिमाग में तो पहले से ही कई सिनारियोज घूमने लगे थे कि इस सर्विस को कैसे ट्राई किया जाए। लगभग सारी कंडीशंस तुम्हारे लिए ही फायदेमंद थी, लेकिन फिर भी तुमने तुरंत अग्री नहीं किया। पहले तुमने ये देखना चाहा कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं जो कस्टमर के खिलाफ हो। आगे लिखा था, आफ्टर ईच सर्विस इज कंप्लीटेड प्लीज रेट द सर्विस प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस। तुम्हारे पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज सर्विस प्रोवाइडर के रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज को प्रभावित करेंगे। अगर तुम्हें कोई डिससैटिस्फैक्शन या कंप्लेंट हो तो प्लेटफॉर्म तुम्हें 3 गुना कॉम्पेंसेशन देगा। योर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये पढ़ने के बाद तुम पूरी तरह संतुष्ट हो गए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड। लगता है इसे तो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए, तुमने मन ही मन सोचा। लेकिन अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि तुम अभी स्कूल में थे और पूरे दिन की क्लासेस बाकी थी। अचानक एक गोरा नाजुक हाथ जोर से आकर तुम्हारी डेस्क पर पड़ा। तुम चौंक कर ऊपर देखने लगे। तुम्हारे सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो तुम्हें ऐसे घूर रही थी जैसे तुम कोई कूड़ा कचरा हो। वो थी तुम्हारी क्लास मॉनिटर लियू यन। क्या हुआ मॉनिटर? तुमने गुस्से में पूछा। ली रुअन ने तुम्हें घूरते हुए कहा, अपनी होमवर्क बुक देखो, इसे देखकर लगता है जैसे किसी कुत्ते ने चबा डाला हो। उसने एक सिकुड़ी हुई और पूरी तरह मुड़ी तुड़ी होमवर्क बुक तुम्हारे सामने फेंक दी। तुमने उस किताब की तरफ देखा और होंठ सिकोड़ लिए। ये औरत सच में बहुत परेशान करती है। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैंने होमवर्क पूरा किया है। लू रुअन तुम्हारे सामने घृणा भरे चेहरे के साथ खड़ी रही। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुमने होमवर्क किया या नहीं, जरा अपनी बुक की हालत देखो, लगता है जैसे किसी सुअर ने इसे खंगाल दिया हो। क्या तुमने होमवर्क किसी पिक्सटाई में बैठकर किया था? आखिर किसकी होमवर्क बुक इतनी गंदी होती है? जैसे ही उसने पिक्सटाई कहा, बगल की सीट से कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी। तुम बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। तुम्हें समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों ये लड़की हमेशा तुम्ही पर क्यों चढ़ी रहती है? सिर्फ इसलिए कि तुम क्लास काट रहे हो? क्या सच में खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो? आखिर चाहती क्या हो? ली रुअन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इतनी गंदी चीज कलेक्ट नहीं करूंगी। मुझे डर है इसे छूने से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से वेट वाइप निकाली और नफरत भरे चेहरे के साथ अपने हाथ पोंछने लगी, मानो तुम्हारी होमवर्क बुक छूते ही उस पर कोई जर्म्स लग गए हों। इसे खुद जाकर हेड टीचर को दे देना। इतना कहकर उसने अपनी पोनी टेल झटक दी और वहां से चली गई। पीछे वाली रो में बैठा मोटा लड़का तुम्हारी बाह में कुहनी मारते हुए बोला, जल्दी जा, उसे पकड़कर अच्छे से माफी मांग ले। अगर ये बात हेड टीचर तक पहुंच गई तो चाहे कुछ भी हो, गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। क्लास में ल्यू यन टॉप स्टूडेंट है और तुम सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में से हो। ऐसे में ये बताने की जरूरत नहीं कि हेड टीचर किसका पक्ष लेंगी। तुमने पीछे मुड़कर उस मोटे लड़के की तरफ देखा। उसके मुंह पर अब भी पोटैटो चिप्स के टुकड़े चिपके हुए थे और उसके हाथ में आधा भरा हुआ चिप्स का पैकेट था। साफ दिख रहा था कि वो सुबह से लगातार खाता ही जा रहा था। उसकी होमवर्क बुक भी तुम्हारी जितनी ही गंदी थी। फिर ली रुआन सिर्फ तुम ही पर क्यों चढ़ती थी? मोटा लड़का मुस्कुराया। उसके दांतों में भी पोटैटो चिप्स के टुकड़े फंसे हुए थे। लियो रुअन तो बस तुम्हें ही टारगेट करती है, ये बात पूरी क्लास देख सकती है। ये आखिर क्या बकवास है? जब से तुम्हारी लियो रुआन से पहली बार मुलाकात हुई थी तब वो तुम्हें देखकर हमेशा मीठी
मुस्कान देती थी। कुछ समय तक तो तुम दोनों साथ में स्कूल आते जाते भी थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से अचानक उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो एकदम झगड़ालू हो गई और हर छोटी बड़ी बात पर तुम्हें ही निशाना बनाने लगी। एक बार स्कूल गेट के बाहर वाली रामेन शॉप में वेटर से गलती हो गई थी। उसने ल्यूरान की एक नूडल्स वाली बाउल गलती से तुम्हारी टेबल पर रख दी। अपनी गलती समझते ही वेटर ने तुरंत माफी मांगी और बाउल वापस उठा ली, लेकिन लीरान वहीं पर भड़क गई। उसने कहा कि जो चीज तुम्हारी टेबल पर रखी जा चुकी है वो उसे बिल्कुल नहीं खाएगी। उसने छोटे से रेस्टोरेंट में इतना बड़ा हंगामा किया कि रोते चिल्लाते हुए पूरा माहौल खराब कर दिया। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का मालिक भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब भी जब तुम उस घटना को याद करते हो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। आखिर वो बोल सिर्फ एक पल के लिए ही तो तुम्हारी टेबल पर रखी गई थी। क्या उससे टेबल गंदी हो गई थी? ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल असहनीय था। तुमने अपनी होमवर्क बुक उठाई और क्लासरूम से बाहर निकल गए। उस समय लू रुअन होमवर्क बुक्स का एक बड़ा ढेर उठाए हेड टीचर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तुमने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और अपनी होमवर्क बुक उसकी तरफ बढ़ा दी। लू रुअन ने अधीर होकर कहा, ये बुक एकेडमिक एथिक्स का अपमान है, मैं इसे नहीं लूंगी। तुमने भौं उठाई। लो, तुमने जबरदस्ती अपनी बुक उसके हाथ में मौजूद किताबों के ढेर में रख दी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, ल्यू रुअन जोर से चिल्लाई, जबकि तुम दोनों किताबों को लेकर खींचा तानी करने लगे। क्रैश! पूरी होमवर्क बुक्स जमीन पर बिखर गई। तुम अभी कहने ही वाले थे, घबराओ मत, मैं इन्हें उठाने में मदद कर देता हूँ। तभी पीछे से एक सख्त महिला की आवाज सुनाई दी। येल, तुम फिर क्या कर रहे हो? हेड टीचर चोंग फंग यू अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ वहां आ गई। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने जल्दी से बहाना बनाया। मैं लियो रुअन की होमवर्क उठाने में मदद कर रहा था, लेकिन गलती से सब गिर गई। लेकिन चोंग फंग यू ने तुम्हें सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। ये सारी बुक्स अकेले उठाओ। लू रुअन, तुम पहले क्लासरूम वापस जाओ। लियो रुअन ने अपनी बाहें मोड़ ली और तुम्हारी तरफ विजयी मुस्कान के साथ देखा। मुझे ही अकेले क्यों उठाना पड़ेगा? तुमने विरोध किया, लेकिन आधा बोलते बोलते ही तुम्हें एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। आखिरकार तुमने सारी होमवर्क बुक्स उठाई और उन्हें लेकर ऑफिस के अंदर चले गए। चोंग फेक यू ने ऑफिस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। डोर बंद करो। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। तुमने पूछा, डोर बंद क्यों करना है? उन्होंने अधीर होकर कहा, जो कह रही हूँ वही करो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक! ऑफिस का लॉक बंद हो गया। उसके तुरंत बाद ऑफिस के अंदर से चोंग फेंक यू की तेज और लगातार डांटने की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद जब तुम ऑफिस से बाहर निकले तो मन ही मन बड़बड़ाने लगे, आज इस औरत को आखिर हुआ क्या है? इतनी इमोशनली अनस्टेबल क्यों है? हालांकि चोंग फेंक यू बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनके और उनके हस्बैंड के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसी बात पहले भी कई बार हो चुकी थी। कभी कभी बिना किसी वजह के भी वो स्कूल आकर पूरी तरह गुस्सा करने लगती थी। अचानक तुम्हें कुछ याद आया, उनका तो 2 या 3 साल का बच्चा भी है, मतलब वो भी एक मॉम है। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुमने तुरंत अपना फोन निकाला। तुम्हारी उंगलियां तेजी से सर्च बार पर चलने लगी। तुमने टाइप किया, लियू मंग युआन। ये लियू रुआन की मॉम का नाम था। मॉम नंबर 0005 लियू मुआन। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर तुमने तुरंत एक और नाम सर्च किया, मॉम नंबर 089 चोंग फंग यू। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। दोनों सर्च में मौजूद थी और दोनों रेंट के लिए अवेलेबल भी थी। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बुकिंग इंटरफेस पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर दिया। तुमने सर्विस का समय स्कूल के बाद का चुना। अब सवाल था, सबसे पहले किसे बुलाया जाए? तुम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उस फीमेल टाइगर की गुस्से वाली शक्ल याद आते ही तुम्हारे मन में अब भी डर बाकी था, इसलिए तुमने पहले लू मोंगवान को चुन लिया। तुमने सर्विस लोकेशन के रूप में अपना घर सेलेक्ट किया। घर पहुंचकर जब तुमने चारों तरफ फैला हुआ बिखरा सामान देखा तो तुमने सोचा, जब लू मोंगवान आएगी तो उसी से सफाई करवा लूंगा। उसी समय डिंग डोंग डोरबेल बज उठी। इतनी जल्दी? तुम तुरंत दरवाजा खोलने चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, ऐसा लगा मानो बाहर से एक हल्की सी रोशनी अंदर आ गई हो। दरवाजे पर एक बेहद एलिगेंट लेडी घबराई हुई खड़ी थी। उसकी स्किन गोरी और नाजुक थी। उसकी लंबी पतली गर्दन बिल्कुल किसी खूबसूरत हंस जैसी लग रही थी। अब तुम्हें समझ आया कि लियू रुयन की खूबसूरती आखिर किससे मिली थी। तुम मन ही मन आह भरते हुए सोचने लगे, क्या शानदार औरत है। कौन सोच सकता था कि स्कूल की वो जहरीली ब्यूटी इतनी डिग्निटीफुल माँ की बेटी होगी। उसी समय उस महिला के चेहरे पर मौजूद घबराहट धीरे धीरे हैरानी में बदल गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। वो तुम्हें घूरती रह गई। कई सेकंड तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुमने कहा, आंटी अंदर आइए। ल्योंग युन वहीं जमी रही। तुमने दोबारा कहा, अंदर आइए। तब जाकर वो हिचकिचाते हुए अंदर आई। क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? यहाँ तुम क्यों हो? तुम्हें लगा था कि वो तुम्हें तुरंत पहचान नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्कूल ब्यूटी की माँ तुम्हें इतनी अच्छी तरह पहचानती होगी। असल में तुम्हारे और लियू रुअन के रिश्ते के टूटने की असली वजह वही थी। उस समय तुम और लियू रुअन सिर्फ अच्छे दोस्त थे। जैसा कि लियू मिंग युआन ने सोचा था, वैसा कोई पप्पी लव नहीं था। लेकिन तेज नजर वाली लियू मिंगवान समझ गई थी कि अगर ये दोस्ती ऐसे ही चलती रही तो आगे चलकर दोनों के बीच फीलिंग्स पैदा हो सकती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसा गरीब लड़का उसकी बेटी के जरा भी करीब आए। यहाँ तक कि ऐसी संभावना भी उसे मंजूर नहीं थी। अपनी माँ की लगातार ब्रेन वॉशिंग के बाद लू रुयान का तुम्हारे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। उसका व्यवहार एकदम 180 डिग्री पलट गया। लेकिन तुम्हें आज तक इस बात का जरा भी पता नहीं था। अब जिस बात ने लियू मंगवान को सबसे ज्यादा डरा दिया था वो ये थी कि जिस गरीब लड़के को वो हमेशा तुच्छ समझती थी, वही अब उसका क्लाइंट था, वही कस्टमर था। और सिस्टम
रूल्स के अनुसार उसे कस्टमर की 100% हर रिक्वेस्ट पूरी करनी ही होगी। घर के अंदर आने के बाद लियू मंगवान ने तुरंत अपना फोन निकाला और घबराकर तेजी से कुछ टैप करने लगी। मेरा क्लाइंट इतना गरीब लड़का कैसे हो सकता है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? क्या ऑर्डर गलत इंसान के पास भेज दिया गया? लेकिन सामने से आया रिप्लाई देखकर उसका चेहरा उतर गया। वंस एन ऑर्डर इज असाइंड, मिडवे कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। स्टार्ट द सर्विस इमीडिएटली। उसी समय उसकी स्क्रीन पर एक टाइमर भी दिखाई देने लगा। सिर्फ घर के अंदर आ जाना काफी नहीं था, उसे वास्तव में सर्विस शुरू करनी थी और कस्टमर को भी कंफर्म करना था कि 1 आवर ऑफ सर्विस शुरू हो चुका है। उसके बाद ही टाइमर चालू होता। ये नियम इसलिए था ताकि कोई जानबूझकर सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके और सिर्फ समय बर्बाद न करे। तुम पूरी दिलचस्पी के साथ उसे देख रहे थे। सिर्फ उसके फोन पर ही नहीं, तुम्हारे फोन पर भी नोटिफिकेशन आया। इज द सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस? यस, नो? तुमने लियोंग युएन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। आंटी, ऐसा करते हैं, पहले आप ये बताइए कि एक मॉम के रूप में आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती थी। अपना परिचय देना तो बहुत दूर की बात थी। उसे याद था एक बार उसने ऊपर से देखा था कि उसकी बेटी नीचे तुम्हें स्नैक्स दे रही थी। उस दिन जब लियू रुअन घर लौटी थी तो लियू मंगवान ने उसे बुरी तरह डांटा था। एक रिस्पेक्टेबल लड़की किसी घटिया लड़के को खुद जाकर चीजें कैसे दे सकती है? और इतनी परवाह से उसे खाना भी खिलाया। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वही तुम्हें सर्विस देने के लिए खड़ी होगी। लियू मुआन ने गहरी सांस ली। उसे इस टास्क रिवॉर्ड का ख्याल आया। इसी वजह से उसने अपना अभिमान एक तरफ रखकर ये पार्ट टाइम जॉब स्वीकार की थी। इस शहर की सभी मॉम्स को सिस्टम की तरफ से मिलने वाले बड़े बेनिफिट्स ने आकर्षित किया था, इसीलिए वे सब ये पार्ट टाइम जॉब करने को तैयार थी। लेकिन अब तक किसी और को एक भी ऑर्डर नहीं मिला था, सिर्फ उसे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें लाइफ लेसन सिखा सकती हूँ। मैं तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सिखा सकती हूँ। मुझे सिखाओगी? तुमने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे लेक्चर्स की जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी पोजीशन गलत समझ ली है? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। कृपया अपनी पोजीशन समझो। लियू मुआन ने दांत भींच लिए। तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुमने आराम से कहा, ऐप में लिखा है कि हर वुमन की अपनी कोई न कोई टैलेंट होती है, तो मुझे अपनी टैलेंट दिखाओ। लुमोंगवन की प्रोफाइल पेज पर लिखा था, फॉर्मर प्रोविंशियल ओपेरा एक्ट्रेस, सिंगिंग, एक्टिंग एंड मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड। बाद में वह एक प्रसिद्ध फैशन मैगजीन की एडिटर इन चीफ बनी, लेकिन मैगजीन सही तरह ऑपरेट नहीं कर पाई और आखिरकार एक ग्रुप द्वारा अक्वायर कर ली गई। तुमने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम ओपेरा गाने में अच्छी हो, तो मेरे लिए एक वल्गर ओपेरा गाकर सुनाओ। क्या कहा तुमने? लियुआन की भौहें गुस्से से तन गई। एक पूर्व कलाकार के लिए ये सीधा अपमान था, क्योंकि वल्गर ओपेरा पुराने समाज की बेहद घटिया किस्म की ओपेरा मानी जाती थी। उसमें 18+ नॉनसेंस जैसी बातें होती थी। आज के समय में उस पर रोक लग चुकी थी। वो पूरी तरह बेस्वाद और सबसे निम्न स्तर की कला मानी जाती थी। लू मोंग युआन को वल्गर ओपेरा गाना आता भी नहीं था, और अगर आता भी तो भी वो तुम्हारे लिए कभी नहीं गाती। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम खुद को ओपेरा सुनने के लायक समझते हो? तुम हल्का सा हंस पड़े। मुझे समझ आए या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि तुम्हारी सर्विस कैसी है और तुम उसमें कितनी सिंसेरिटी दिखाती हो। युमोन ने तुम्हें घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ नाराजगी थी। तुमने अपना फोन उठा लिया। लगता है तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाली नहीं हो। तुमने आराम से फीडबैक वाला बटन खोल लिया। स्क्रीन पर फिर वही मैसेज दिखाई दिया, इज द सर्विस प्रोवाइडर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस? यस, नो। जैसे ही तुम्हारी उंगली नो दबाने वाली थी, लियू मंगवन घबरा गई। मत दबाओ। तुम थोड़े हैरान हुए। क्या वो सच में इतनी डर गई थी? लगता था कि ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ नो ही नहीं दबाऊंगा, मैं ऑर्डर भी कैंसिल कर दूंगा। कस्टमर होने के नाते मैं यहाँ सर्विस लेने आया हूँ, परेशान होने नहीं। अचानक तुम्हें एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। तुम्हारा हाथ किसी बेहद मुलायम चीज ने पकड़ लिया। तुमने नीचे देखा। लियो मोंगवान ने तुम्हारा हाथ दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। ये देखकर तुम्हें और भी मजा आने लगा। लगता था कि उसे सच में ऑर्डर कैंसिल होने का बहुत डर था, यानी ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए वाकई बहुत जरूरी थी। तुमने मुस्कुराकर पूछा, तो अब गाओगी या नहीं? उसने मजबूरी में जवाब दिया, मैं गाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए होइंग हुआ गाऊंगी। लियू मोंगवान धीरे से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। जैसे ही वो गाना शुरू करने वाली थी, तुमने उसे रोक दिया। अपना विंड ब्रेकर उतारो। लियांगवन समझ गई कि अगर उसने मना किया तो तुम फिर शिकायत कर दोगे कि उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने विंड ब्रेकर के बटन खोले और उसे उतार दिया। उसके अंदर उसने एक पतली बॉडी फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी। वो सचमुच किसी पूर्व कलाकार जैसी लग रही थी। इतने सालों से माँ बनने के बाद भी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसने कभी बच्चे को जन्म दिया है। उसकी उम्र की कितनी महिलाओं की कमर आज भी इतनी पतली होती है। हालांकि ये सारे विचार तुम्हारे मन में आए, लेकिन बाहर से तुम पूरी तरह शांत बने रहे। तुमने आराम से पैर पर पैर चढ़ाया और चुपचाप लियू मांगवान की परफॉर्मेंस देखने लगे। वो मधुर ऊंची आवाज में ओपेरा गाने लगी। उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे हाथ में कोई गोल पंखा पकड़ा हो। संगीत की लय के साथ उसके कदम हल्के हल्के आगे बढ़ते रहे। उसकी कमर भी उसी ताल पर लहरा रही थी। उसके हाथ का काल्पनिक गोल पंखा कभी उसके चेहरे को ढकता तो कभी हवा में सुंदर रेखाएं खींचने जैसा इशारा करता। उसका टेम्परामेंट और उसकी आवाज दोनों ही बेहद प्रोफेशनल थे।
तुम वैसे भी इस तरह की एंशियंट मेलोडी की असली कद्र नहीं कर सकते थे। लेकिन जब तुमने सोचा कि स्कूल ब्यूटी की माँ इतनी एलिगेंट लेडी सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस दे रही है, ऐसा मौका शायद खुद ल्यू रुयन को भी कभी न मिला हो। जब से लू रुयन ने अपने पिता को खोया था, उसके बाद इस दुनिया में आखिर किसे ऐसा सम्मान मिला होगा। तभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आया, क्या इस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तुमने चुपके से अपना फोन उठाया, लेकिन ऐप तुमसे भी ज्यादा समझदार निकली। उसने पहले ही अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद गाना खत्म हो गया। लियो मोंगवान ने अपने हाथ रोक दिए और तिरस्कार भरी नजर से तुम्हारी ओर देखा। कैसा था, अब तो संतुष्ट हो। उसकी नजरों में तुमने उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। तुम कभी इधर उधर देख रहे थे, कभी अपने फोन से खेल रहे थे। तुम सच में उसकी कला की गहराई नहीं समझ पाए थे। लेकिन तुम्हारे अगले शब्द सुनकर वह वहीं की वहीं जम गई। अच्छा था, लेकिन आगे से ऐसा मत गाना। मैंने तुमसे माहौल हल्का करने के लिए कुछ गाने को कहा था, लेकिन तुमने तो सदर्न डायनेस्टीज के आखिरी सम्राट वाला इतना उदास गाना चुन लिया, इतना दुख भरा और वीरान, जैसे कोई भूत रो रहा हो। क्या तुम जानबूझकर पूरा मूड खराब करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो घुटनों के बल बैठकर पूरा कमरा साफ करो। क्या? लियो मिंगवान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सिर से पैर तक डिजाइनर क्लोथ्स पहन रखे थे। वह कभी एक आर्टिस्ट रह चुकी थी और अब तुम उससे कह रहे थे कि वह घुटनों के बल बैठकर एक एक इंच फर्श रगड़े। वह कोई जापानीज वुमन नहीं थी। लियो मिंगवान तुम्हें घूरने लगी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। तुम मुस्कुराए। जानती हो, अभी तुम्हारा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज लियो रुयन का था। क्या हुआ, करना नहीं चाहती? तुम्हारा हाथ आराम से फोन की तरफ बढ़ गया। लियो युन की नजर उसी उंगली पर टिक गई। उसे पता था, अगर तुमने वह बटन दबा दिया तो उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वो 2 मिलियन हर हाल में चाहिए। उसे याद आया कि जब उसे पहली बार यह टास्क मिला था तब वह कितनी खुश हुई थी। आखिरकार उसे खुद को और अपनी बेटी को बचाने का एक मौका मिला था। अगर उसे वो पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक माँ का प्यार इंसान को बेहद मजबूत बना देता है। लू मोंगवान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने अपना सारा घमंड छोड़ दिया। तुम्हारी तरफ देखते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, आप चाहते हैं कि मैं कहां से सफाई शुरू करूं? रगड़ो रगड़ो रगड़ो। लू मोंग युआन घुटनों के बल फर्श पर बैठी हुई थी। वह फर्श के हर हिस्से को ध्यान से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसकी महंगी ड्रेस सीधे जमीन से लगी हुई थी। कीमती कपड़ा लगातार खुरदुरी फर्श से रगड़ खा रहा था। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ यही थी कि वह जितनी जल्दी हो सके टास्क पूरा कर ले और इस लड़के से बैड रिव्यू न मिले। वह पूरी एकाग्रता से फर्श को इंच इंच साफ कर रही थी, घुटनों के बल आगे पीछे रेंगते हुए पूरे घर में घूम रही थी। अगर इस रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता कि तुम कमरे के बीचों बीच खड़े हो, जबकि लियो मोंग युएन तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुकी हुई पूरे घर में रेंग रेंग कर सफाई कर रही है। आखिर लियो मोंग युएन जैसी औरत इतना अपमानजनक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्यों तैयार हुई? इसका कारण था ऐप का सबसे महत्वपूर्ण फीचर। वह हर औरत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जरूरत को पहचान लेता था और लू मोंग युआन के पास भी एक ऐसा राज्य था। असल में कई साल पहले उसके पति का इन्वेस्टमेंट बुरी तरह असफल हो गया था। उसका पति अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग गया, लेकिन पहाड़ी सड़क पर उसकी कार गहरी खाई में गिर गई। उसकी मौत हो गई और पीछे छोड़ गया 3.8 मिलियन युआन का कर्ज। कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते वह कर्ज अब लगभग 10 मिलियन युआन तक पहुंच चुका था। लियो युआन बचपन से ही लाड प्यार में पली थी। उसने हमेशा आर्ट्स की दुनिया में काम किया था। एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद उसने हमेशा एक नोबल लेडी जैसी जिंदगी जी, लेकिन पति की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। फिर भी उसने अपनी आखिरी इज्जत को कसकर पकड़े रखा। इसी वजह से लू मिंगवान पैसों को लेकर इतनी गंभीर थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का नाम फिर से गरीबी से जुड़ जाए। असल जिंदगी में लियो मिंगवान की हालत बेहद खराब है। उसने अपने पास बची हुई कुछ कीमती चीजें बेच दी, हर दिन मुस्कुराने का दिखावा करती रही और अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करती रही। फिर एक दिन वह ऐप उसके सामने आ गया। वह उसके सारे कर्ज चुका सकता था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, उसे क्लाइंट्स की सेवा करनी होगी। लियो युएन बहुत घबरा गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सर्विंग क्लाइंट्स का असली मतलब क्या होगा। अगर उससे कोई शर्मनाक काम करवाया गया तो वह दोबारा अपनी बेटी की आंखों में देखकर कैसे जी पाएगी। लेकिन हकीकत का बोझ इतना भारी था कि आखिरकार वह हिचकिचाई और फिर उसने यह डील स्वीकार कर ली। सबसे पहले उसे इस मुश्किल दौर से निकलना था। अगर उसके सारे कर्ज उतर जाते तो वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका क्लाइंट तुम निकलोगे, एक ऐसा गरीब लड़का जो उसकी ही तरह संघर्ष कर रहा था। ये सच्चाई जानकर लियो मोंग युआन का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि उसे किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली इंसान की सेवा करनी पड़ेगी। जब लियो मोंग युआन घुटनों के बल बैठकर सफाई कर रही थी, तुम उसके पीछे खड़े होकर उसकी तरफ संतोष से देख रहे थे। करीब 15 मिनट तक देखते रहने के बाद तुमने आखिरकार यह सर्विस यहीं खत्म कर दी। आखिर तुम्हारे पास पूरा दिन इसी में बर्बाद करने का समय नहीं था। तुमने शांत आवाज में कहा, ठीक है, इस हिस्से से मैं संतुष्ट हूँ। किचन उधर, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, मेरे लिए एक डिश बना कर लाओ। जब लियो मांगवान ने तुम्हारे मुंह से यह सुना कि तुम इस हिस्से से संतुष्ट हो तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन तुम्हारा घमंडी और हुक्म चलाने वाला लहजा उसे फिर से चिढ़ा गया। उसने तुम्हें घूरते हुए मन ही मन
सोचा 15 मिनट में आखिर क्या बना सकती हूँ। छोड़ो, इस लड़के को अच्छे खाने की समझ भी नहीं होगी, जो जल्दी बन जाएगा वही बना देती हूँ। वह उठी और किचन की ओर चलने लगी। तभी 1 मिनट, तुम्हारी आवाज अचानक उसके पीछे से सुनाई दी। वह तुरंत रुक गई। तुमने शांत स्वर में कहा, जब खाना बनाओगी तब तुम सिर्फ एप्रन पहनोगी, बाकी सब उतार दो। लियो मांगवान तेजी से पलटी। क्या कहा तुमने? उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने दोबारा अपने कानों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि तुम सच में यही कह रहे हो तो वह गुस्से से कांप उठी। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुम्हारा आदेश बिल्कुल साफ था, सिर से पैर तक सिर्फ एक एप्रन। अपनी पूरी जिंदगी में लियो मंगवन ने कभी इतना बेहुदा अनुरोध नहीं सुना था। वह गुस्से से इतनी भर गई कि कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई, लेकिन तुमने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसे खाने में मिल्की अरोमा आएगी। इस बार लियो मोंगयुन ने साफ इनकार कर दिया। वह ऐसा करके खाना कैसे बना सकती थी? अगर उसने ऐसा किया तो बाद में अपनी बेटी को कैसे समझाएगी? एक माँ होने के नाते क्या उसे अपराध बोध नहीं होगा? सबसे बड़ी बात, तुम उसकी बेटी के क्लासमेट थे। अगर बाद में स्कूल में तुम दोनों का सामना हुआ तो वह तुम्हारी आंखों में देखकर कैसे बात करेगी? उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जैसे ही लियांग युन ने पहली बार विरोध किया, फोन पर चल रहा टाइमर एक बार फिर रुक गया। सर्विस ड्यूरेशन 25 मिनट 5 सेकंड। तुम्हें दोबारा फोन की तरफ देखते हुए उसने तुरंत समझ लिया कि तुम फिर वही तरीका अपनाने वाले हो। वह जल्दी से बोली, फोन को बार बार मत देखो, मैं इस रिक्वेस्ट के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। तुमने धीरे धीरे कहा, तो फिर समस्या है। तुम्हें पता है अब क्या होगा? मैं सिर्फ तुम्हें बैड रिव्यू ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हर दिन बुक करूंगा। तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, और जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक तुम्हें हर दिन यहाँ आना पड़ेगा। ये सुनते ही लियो मोंगयुन पूरी तरह चुप हो गई। सच कहें तो ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। ऐप के दिए हुए टास्क को ठुकराने के परिणाम बहुत गंभीर थे। इतना ही नहीं, तुम आज हुई सारी बातें सबके सामने फैला देने की धमकी भी दे सकते थे। अगर यह बात बाहर फैल गई तो वह जिंदगी भर किसी के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। दुनिया की नजरों में वह अब भी एक अमीर और सम्मानित पूर्व आर्टिस्ट थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि तुम शुरू से लेकर अब तक हर चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर उसे पता चल जाता कि आज का हर पल वीडियो में कैद हो चुका है तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी हालत कैसी हो जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद लियो मोंग युआन ने आखिरकार हार मान ली। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कम कपड़े पहनकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। उसने सोचा ज्यादा से ज्यादा अपनी बाहें दिखा देगी, बस थोड़ा सा समझौता कर लेगी, लेकिन तुमने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, यही सीन मैं हमेशा से देखना चाहता था। असल में तुम लियो मांगवान को उसकी सीमा तक धकेलना चाहते थे। तुम देखना चाहते थे कि वह आखिर कितनी दूर तक तुम्हारी बात मानेगी। साथ ही तुम ये भी परखना चाहते थे कि सिस्टम का हस्तक्षेप आखिर कितना शक्तिशाली है। लियो मोंगवान पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका एक मन चिल्ला रहा था, सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ। लेकिन दूसरी ओर एक अदृश्य दबाव उसे वहीं जकड़े हुए था। उसे आधा घंटा पहले की घटना याद आई, जब उसने टास्क स्वीकार करने के लिए तैयार होकर अपने घर का दरवाजा खोला था और अगले ही पल सीधे तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। ये रहस्यमयी स्पेस क्रॉसिंग पावर उसके मन में गहरे डर और रहस्य की भावना भर चुकी थी। तुम आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोले, और कितनी देर सोचोगी? तुमने फिर 5 मिनट बर्बाद कर दिए। अगर यह तुम्हारा पहला ऑर्डर न होता तो अब तक मैं तुम्हें बैड रिव्यू दे चुका होता। लियो मंगवन ने दांत भींच लिए। ठीक है, लेकिन तुम झांकोगे नहीं। तुमने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं नहीं झांकूंगा। उसके बाद लियो मांगवान बाथरूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो अपने कपड़े उतारने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर कपड़े के साथ उसकी इज्जत की एक और परत उतर रही हो। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, कम से कम अंडरवेयर तो पहन सकती हो। पूरी तरह सब कुछ उतारने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होंगी। कुछ मिनट बाद लू मोंग युआन धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आई। उसने सिर्फ एक एप्रन पहन रखा था और अपने शरीर को दोनों हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर शांत आवाज में कहा, मैं खाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही लियो मोंगयुन जैसे जान बचाकर भाग रही हो वैसे ही तेजी से किचन में चली गई। उसने मन ही मन सोचा, 15 मिनट्स में आखिर क्या बना सकती हूँ? ज्यादा से ज्यादा एक बोल नूडल्स ही बन सकते हैं। उसने जल्दी जल्दी कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी अचानक उसका पूरा शरीर एकदम तन गया। बिना उसे पता चले तुम चुपचाप किचन में आ चुके थे और उसके ठीक पीछे खड़े थे। लियो मांगवान डरकर चिल्ला उठी, बाहर निकलो। उसने तुरंत एक हाथ पीछे ले जाकर खुद को ढकने की कोशिश की। तुमने बस स्टोव की ओर इशारा किया। पानी उबल रहा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा। बर्तन में पानी तेजी से उबल रहा था और बाहर निकलने ही वाला था। घबराकर वह तुरंत उसे संभालने लगी। काम में व्यस्त होते ही वह पूरी तरह भूल गई कि उसके पीछे क्या हो रहा है। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी पीठ पूरी तरह खुली हुई है। अब उसे ढकने का कोई मतलब नहीं था। लू मोंग युआन के दिल में उदासी की एक लहर दौड़ गई। छोड़ो, अब जो होना है होने दो। वह बस यही चाहती थी कि ये 1 घंटा किसी तरह जल्दी खत्म हो जाए। उधर तुम लगातार उसे याद दिलाते रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर समय खत्म हो गया तो ये गिना नहीं जाएगा। ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए बेहद कठिन साबित हो रही थी। लियो मोंगयुन दांत भींचे हुए नूडल्स बनाती रही। आखिरकार जब खाना तैयार हो गया तो उसने कपड़े की मदद से गर्म बोल उठाया और उसे लेकर बाहर आई। तब तक तुम डाइनिंग टेबल पर पहले से बैठे हुए थे, लेकिन तुम्हारे बैठने का तरीका थोड़ा अजीब था। तुमने अपने दोनों पैर काफी दूर दूर फैला रखे थे। लियो मोंग युआन ने बाउल मेज पर रखा और ठंडे स्वर में कहा, खाइए। तुमने पहले
सूप का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में बोले, जब तक मैं खा रहा हूँ मेरी थाई रूट की हड्डी ठीक कर दो। ये सुनते ही लियू युन की आंखें फिर से हैरानी से फैल गईं। क्या कहा तुमने? तुमने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हर बार क्या कहा मत पूछा करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुमने अपने घुटने की ओर इशारा किया। अभी घुटनों के बल बैठो और मेरी हड्डी ठीक करो। अब जाकर लू मंगवन को समझ आया कि तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बैठे थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये बहुत अपमानजनक है। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। लेकिन तुमने बिल्कुल लापरवाही से कहा, इसमें अपमान की क्या बात है? अभी तुम मेरी मॉम हो। जब मुझे मदद की जरूरत है तो मॉम का मदद करना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है क्या? लियू मोंग युआन तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल नहीं समझ पाई। उसकी नजर में तुम उससे छोटे थे और वह एक आंट थी। एक आंट का तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठना उसके लिए बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। लेकिन उसने एक बार फिर टाइमर की तरफ देखा, वह फिर से रुक चुका था। अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे। पूरे टास्क को पूरा करने के लिए वह पहले ही 40 मिनट तक तुम्हारी सेवा कर चुकी थी। क्या अब आखिरी समय में सब कुछ छोड़ दे? काफी देर तक खुद को समझाने के बाद लू मोंग युआन ने मजबूरी में हामी भर दी। वह अनमने मन से पिलो पर घुटनों के बल बैठ गई। तुम आराम से नूडल्स खाते रहे और साथ साथ उसे बताते रहे कि उसके हाथ कैसे चलने चाहिए। लियू मंगवान ने पूरे समय तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे बताए अनुसार अपने हाथ चलाती रही। लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह भी एक सामान्य औरत थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसे बस चुपचाप सब सहना था। जितना ज्यादा वह खुद को रोकने की कोशिश करती, उतनी ही ज्यादा उसकी संवेदनाएं बढ़ती जा रही थी। अचानक लियू मोंग युआन झटके से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, तुम विकृत इंसान हो, मैं ये काम छोड़ती हूँ, अपना गंदा काम किसी और से करवाओ। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसे सिस्टम की सजा की भी कोई परवाह नहीं रही। वह तेजी से बाथरूम में भागी, अपना कोट पहना। उधर तुम हाथ में बोल लिए उसे देखते रहे। लियू मंगवान ने अपना बैग उठाया और तेजी से लिविंग रूम से बाहर भागी। जाते जाते उसने गुस्से में तुम्हारी तरफ बीच वाली उंगली दिखाई, फिर झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह पूरी तरह जम गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जानवर बर्फ में जम गया हो। उसके शरीर की हर हरकत, उसकी सारी भावनाएं एक पल में ठंडी पड़ गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर की दुनिया नहीं थी, वहाँ सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। चारों तरफ सिर्फ काली शून्यता थी, मानो कोई ब्लैक होल हर चीज को निगलने के लिए उसका इंतजार कर रहा हो। लियू मोंग युआन डर से बिल्कुल सुन्न हो गई, उसका खून तक ठंडा पड़ गया। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखाई दिए। ऑप्शन 1, सर्विस टर्मिनेटेड। प्लेटफॉर्म के नियमों के अनुसार अब तुम्हें एक पनिशमेंट चुननी होगी। आज तुम्हारी जितनी भी गलतियां हुई हैं उनकी कीमत तुम्हारी बेटी को 5 गुना चुकानी होगी। ऑप्शन 2, प्लेटफॉर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की भरपाई करने के लिए तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। तुम अपनी सारी समझ खोकर एक पपेट बन जाओगी। तुम्हें लगातार 100 आवर्स तक सेवा करनी होगी। उसके बाद तुरंत ग्राहक के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी और दोबारा सेवा शुरू करनी होगी। बेहतर रवैये के साथ उसका भरोसा वापस जीतना होगा। अगर अगली बार फिर गलती हुई तो सजा 10 गुना और बढ़ जाएगी। अचानक लियू मोंग युआन ने महसूस किया कि उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वह न आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पूरे शरीर का सिर्फ एक ही काम बचा हो, इन 3 पनिशमेंट्स में से किसी एक को चुनना। उसका मन एकदम शांत हो गया। उसे साफ पता था पहले 2 विकल्प वह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती, खासकर पहला विकल्प, क्योंकि उसमें यह बताया ही नहीं गया था कि 5 गुना कॉस्ट का मतलब क्या है। क्या वह शारीरिक कीमत होगी या पैसों की या इज्जत की? कुछ भी साफ नहीं लिखा था और शायद इसी वजह से वह सजा सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। आखिरकार उसने बिना किसी और सोच के तीसरा विकल्प चुन लिया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, अपना माथा जमीन पर टिकाकर गहराई से झुक गई। स्टूडेंट, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे आपकी सेवा जारी रखने दीजिए। उसका माथा मजबूती से फर्श से लगा हुआ था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वह सचमुच पूरी तरह डरी हुई थी। तुम उसे देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन तुम अंदाजा लगा चुके थे कि प्लेटफॉर्म ने उसे सजा दी। तुमने धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, फिर कहा, सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? सर्विस के सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मेरा पूरा एक्सपीरियंस खराब हो गया। अब तुम्हें मुझे 40 मिनट अतिरिक्त फ्री देने होंगे। जी जी, लियू मंगवन कांपती हुई आवाज में बोली। तुम आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गए, लेकिन जब तुम